नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बार फिर वित्तीय विशेषज्ञ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली साहब जुड़े हुए हैं। शरद सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सोने और चांदी में जो ये रॉकेट बना हुआ है, ये रॉकेट क्या कह रहा है? कहाँ रुकेगा? कहाँ तक ऊँचाई पर जाएगा? नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल सोने की चांदी हुई हुई है और चांदी तो नया सोना बन गई है, एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है जिन लोगों ने लिया होगा उनको तो उनसे तो हमें पार्टी लेनी चाहिए, कोई यूट्यूब के माध्यम से अगर वो लड्डू वगैरह भेज दें तो अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने आगे लेना है, उनके लिए थोड़ी चिंता हो गई है, खासकर अगर शादी-ब्याह घर में है तो भई सोना शगुन होता है, देना पड़ता है, तो पहुँच से बाहर हो गया है। ₹1,20,000 का 10 ग्राम सोना यानी कि 1 ग्राम सोना ₹12,000 का हो गया। जितने का वो किसी ज़माने में 1 तोला सोना लाया करते थे, आज उसमें शायद 1 ग्राम भी नहीं आता, कुछ लोग मुझे बता रहे थे। वाक़ई में देखिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं, भर-भर के सोना खरीद रहे हैं। अमेरिका का फेडरल रिज़र्व हो, चाइना का सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी समय-समय पे इकट्ठा किया है क्योंकि अब पूछा मेरे से किसी ने क्यों खरीद रहे हैं? तो उसका कारण है कि ये जो डोनाल्ड टैरिफ साहब हैं, क्षमा चाहूँगा डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, मेरे मुँह से बार-बार डोनाल्ड टैरिफ साहब निकलता है, क्या करूँ? उनकी कुछ अब उनकी बातें ही ऐसी पहचान हैं। भी हो गई है वो। हाँ, मतलब वो जी, टैरिफ से ही पहचाने जाते हैं और एक डील वर्ड वो यूज़ करते हैं हर चीज़ में। मुझे तो अब डर लग रहा है विक्रांत, हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब का नाम लें, इस पे टैरिफ ना लग जाए क्योंकि फर्नीचर कैबिनेट, किचन कैबिनेट्स और बॉलीवुड की मूवीज़ पे लग रहा है अगला टैरिफ लगने वाला है। अगर आपने अब डोनाल्ड ट्रम्प कहा, तो आपको 100% टैरिफ देना पड़ेगा। अगला मुझे टैरिफ नज़र आ रहा है। तो ये डॉलर इनके इन टैंट्रम्स की वजह से इतना कमज़ोर होता दिख रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय रुपए के अगेंस्ट तो ये ₹89 पहुँच गया है। हाँ। कहाँ कमज़ोर हो गया है? तो 89 के आस-पास पहुँच रहा है। तो भारतीय रुपए के खिलाफ डॉलर इसलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि यहाँ से एफपीआईज और एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पैसा रोज के 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच में शेयर मार्केट से बेच के जा रहे हैं। डॉलर की डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, परंतु यूरो, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, इन करेंसीज के खिलाफ डॉलर में 10% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। तो अगर डॉलर कल को ट्रंप साहब के टेंट्रम्स की वजह से कमजोर पड़ता है, तो दुनिया को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम एक दूसरे से डील कैसे करेंगे। आज तक डॉलर ही होता था, जब दो देश डील करते थे 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर में किए जाते थे दुनिया भर में। तो गोल्ड को अगला एक विकल्प देखा जा रहा है कि गोल्ड ही ऐसा विकल्प है जो दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है, दुनिया भर में बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, इसकी जी। वैल्यू होती है। तो 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे, उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर डॉलर को हम पछाड़ना चाहते हैं या दुनिया पछाड़ना चाहती है तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ, जितना आपके पास सोना है, उससे निर्णय किया जाएगा कि आपका देश की आर्थिक परिस्थिति कितनी मजबूत है और आपकी करेंसी कितनी मजबूत है। तो ये बिल्कुल भागे जा रहा है। 1,20,000 चांदी तो 1.5 लाख के आसपास पहुंच रही है, रोज नए नए दाम सुनने को मिल रहे हैं। कहाँ जाके रुकेगा? और बाकी परिस्थितियां भी विक्रांत कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग, हम लोग क्या है कि भारत में क्या हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव जी क्या कह हाँ। रहे हैं, और हम इन्हीं इन्हीं चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लालू प्रसाद जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। हम इससे बाहर निकाल के देखें तो और भी तो गम है जमाने में। और हाँ, नॉर्दर्न यूरोप में 4 कंट्रीज हैं, उनको हम बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। मैं हाँ। परिस्थिति बता देता हूँ, जो लोग जी। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को और जियोपॉलिटिक्स को नहीं फॉलो करते। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, ये कंट्रीज का बॉर्डर रशिया से लगता है और ये चारों नेटो कंट्रीज भी हैं। इसके अलावा पोलैंड और एस्टोनिया है जो कि नीचे के हिस्से में आ जाती हैं। इन कंट्रीज पे इस समय ट्रूप्स की तैनाती, ड्रोन्स की तैनाती और बहुत जरूरी बात, न्यूक्लियर लोडेड, न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स की तैनाती बढ़ गई है। हुँ। और रशिया इनको प्रोवोक कर रहा है, वो रशिया को प्रोवोक कर रहे हैं। रशिया के ड्रोन्स फिनलैंड में, नॉर्वे में घूमते देखे गए हैं, वहां डेनमार्क में घूमते देखे गए हैं, जहां पर चिंता हो गई है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। ट्रम्प साहब कितना ही कह लें कि मैंने 8 लड़ाइयां रुकवा दी, हुँ। 8 लड़ाइयां। हर महीने वो कहते हैं मैं एक लड़ाई रुकवाता हूं। हमास को उन्होंने एक नई डील, पीस डील बना के दी है, कुछ शर्तें लगा दी हैं, मैं उसको कंट्रोल करूंगा। एक पुराने प्रधानमंत्री ब्रिटेन के होंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वगैरह। हमास उसको स्वीकार करता है नहीं करता, वो एक अलग बात है।
तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार ये दावा किया, सबसे बड़ा लड़ाई रुकवाई मैंने भारत और पाकिस्तान की। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये बहुत ही इस समय सेंसिटिव बनी हुई है और ट्रम्प साहब के टैरिफ्स की वजह से जियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत सेंसिटिव बनी हुई है और ऊपर से सोने पे सुहागा सेंट्रल बैंक्स की बाइंग चल रही है। ऊपर से फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है, अमेरिका कुछ भी कह ले, हम लव इट और हेट इट, हकीकत यह है कि अमेरिका दुनिया की इस समय फाइनेंशियल सेंटर है। अब है तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, पर फाइनेंशियल सेंटर तो है ही है। बिल्कुल। तो वहां पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब फैक्टर्स मिलके सोने को इस समय दौड़ा रहे हैं और सोना दौड़ रहा है। ये तो एक खबर है। जो दूसरी बड़ी खबर, चिंता की बात यह है कि मुझे लग रहा है जैसे जैसे सोना बढ़ेगा, डॉलर डॉलर की जो दादागिरी है वो कम होती जाएगी। अगर अगर डॉलर की दादागिरी कम हो गई तो फिर ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये हम सब नहीं जानते कि उनका उनका पारा कहां पर पहुंच जाएगा। आपको याद होगा ब्रिक्स करेंसी की जब बात की गई थी तो उनका पारा एकदम सातवें आसमान पे चढ़ गया था कि ब्रिक्स खबरदार, अगर ब्रिक्स करेंसी लाए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सैंक्शन लगा दूंगा। तो इन सब कारणों से जैसे जैसे अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए जी। और मैं संजय मल्होत्रा साहब जो आरबीआई के माननीय गवर्नर है उनकी पूरी स्पीच, क्योंकि मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत बोलता हूं, उसको एनालाइज करता हूं, 1 घंटे का मैंने अभी शो करके भी उठाऊं, अगर आप इसको गौर से सुनो, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत प्रशंसा करी कि भारतीय अर्थव्यवस्था रेजिलिएंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, हमारे सारे आर्थिक पैमाने इस समय दुरुस्त है। परंतु जो ग्लोबल हेडविंड्स है, ये जो विदेशी अनिश्चितता है, ये जो फॉरेन अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल, ये हमारे लिए एक चैलेंज बन के रह सकती है। तो मुझे लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर इस समय कुछ भी बहुत निश्चित तौर पे कह पाना बहुत कठिन है और इसी वजह से आपने देखा भारतीय शेयर बाजार जो है वो कितने भारत में जीएसटी के लिए अच्छा हुआ है, आयकर के लिए अच्छा हुआ है, मॉनसून अच्छा आया है, रिजर्व बैंक ने रेट काटे हैं। तो हमारी मार्केट्स को तो बल्ले बल्ले करना चाहिए था, पर मार्केट आप देखें कि बहुत सबड्यूड है पिछले बहुत दिनों से और लोग परेशान है कि भाई अब इससे ज्यादा और क्या करें। मार्केट के लिए एक रेसिपी है, इसको ऊपर जाना चाहिए, पर वो नहीं जा पा रही क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स जो है, हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बेच रहे हैं। और मैंने एक नई इंडेक्स बनाई है, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है, उसको वीआई कहते हैं। पता नहीं आप लोग आपका चैनल इसको फॉलो करता है कि नहीं करता, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। मैंने एक नई इंडेक्स बनाई है, इसका नाम है टीएमआई। इसको मैं बोलता हूं ट्रम्प मूड इंडेक्स। तो ट्रम्प साहब का जो मूड होता है ना, ये इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजारों को उतार चढ़ाव ला रहा है और सोने को ये सब पसंद है विक्रांत। यही सोना चाहता है, यही चांदी चाहती है, बनी रहे अनिश्चितता, ये डर का माहौल बना रहे, अनसर्टेनिटी बनी रहे, आर्थिक रूप पे भी, जियोपॉलिटिकल रूप पे भी। बस सोने के लिए ये माकूल बिल्कुल बिल्कुल एकदम माहौल है और उसी वजह से आपको सोना भागता दिख रहा है। कहां जाके रुकेगा? जब तक ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई, जब तक ये पलट नहीं जाती हैं। और उदाहरण के तौर पे कहूं, मानिए पुतिन साहब, जेलेंस्की साहब गले मिलते हैं, आइए डिनर पे चलते हैं, ये लीजिए अपना वापस, जितना मैंने यूक्रेन आज तक 1/3 आपसे लिया, ये वापस लीजिए, आज से हम और आप दोस्त हो गए। कुछ ट्रम्प साहब कहे भूल गया मैं टैरिफ क्या चीज होती है, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आता टैरिफ का। तो अगर आपको ऐसा कुछ नजर होता आता है तो सोना चांदी भी आपको यहां से सेटल होते दिखाई देगा, पर मुझे इसमें से फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। इन फैक्टर्स पे नजर रखिए अगर आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं। अगर ये फैक्टर्स आपको और बिगड़ते दिखते हैं तो सोना चांदी आपको और ऊंचा जाता दिखाई देगा। मैंने आपको ऐसे पैमाने बता दिए, आप इन पे कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इन पे नजर रखनी है और आप सोने चांदी की कीमतें खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर पाएंगे विक्रांत। छोटी सी चीज जो आपने बताई सर, और जिसकी तरफ इशारा किया मार्केट की तरफ, तो यानी जितनी ज्यादा अनसर्टिनिटीज, अनिश्चितताएं रहेंगी, सोना और चांदी इनके रेट भागेंगे और मार्केट में इसी तरीके का बवाल, उथल पुथल, ये सब मचा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सोना और चांदी विक्रांत एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि जब सब तरफ अनिश्चितता हो, जब कुछ नहीं कह सकते कल को क्या होगा, तब सोना और चांदी भागते हैं क्योंकि लोग सोना चांदी उस समय लेने लगते हैं। तो बिल्कुल उस समय सोना चांदी चढ़ेगा और शेयर मार्केट जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम पड़ जाती है। अगर हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक इस समय मार्केट से अपना लगातार जो बिक्री चल रही है, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा विक्रांत जनवरी से लेके अब तक एफआईआईज यहां पर शेयर्स बेच चुके हैं। तो इनकी बिक्री जब तक बंद नहीं होती है। और एक और बात हो रही है, आपको शायद जानकारी ना हो या हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को शायद ये बात ना पता हो कि दुनिया भर के देशों ने
क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर है। जी। दुनिया भर के देशों में भर-भर के अमेरिका की ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है। अमेरिका के ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। भारत का भी बहुत बड़ा निवेश है रिजर्व बैंक का, शायद आप नहीं जानते। अब जब ट्रंप साहब का ऐसा रवैया दिखता है, तो आपने कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में किसी किसी प्रोजेक्ट पे निवेश कर रखा हो और वहां से आपको कुछ ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएं कि ट्रंप साहब जैसे वहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए, कल को पता नहीं यहां पर क्या हो जाए। तो अब वो देश अपना पैसा निकाल-निकाल के सोने की तरफ लगा रहे हैं। ये भी एक कारण है सोने में बढ़ने का। तो सोने में जहाँ एक तरफ बैंक खरीद रहे हैं, वहाँ बड़े निवेशक भी सोना लगातार इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सोना अब खाली सोना बन के नहीं रह गया है। सोना अब एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनने जा रहा है, बनने की तरफ कर रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार की कीमतें ये बता रही हैं कि सोने में कुछ बड़ा लोगों को दिखाई दे रहा है। हमें और आपको हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको सोने में हार दिखता होगा, किसी को बड़ा सुंदर कंगन दिखता होगा, किसी को झुमके दिखते होंगे, किसी को राजस्थान में वो बोड़लो पहनते हैं वो दिखता होगा, किसी को करदनी दिखती होगी। परंतु इन अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को विक्रांत, इसमें एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डॉलर का विकल्प। वरना इस तरीके से बेतहाशा बढ़ना, ये कोई साधारण बात मैं इसको नहीं मानता हूं। सर, आपने जो बात कही शरद जी, बिल्कुल लगभग वही बात जेफ रोजर्स ने कही, जो जाने-माने निवेशक हैं दुनिया के। और उनका मैं जिम रोजर्स साहब, उनका मैं एक इंटरव्यू आज सवेरे पढ़ रहा था एक बिज़नेस पेपर में, तो उन्होंने भी ये कहा कि वो हमेशा से गोल्ड और सिल्वर को एक इंश्योरेंस मानते हैं कि वो ज़रूर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर ये जो वर्तमान दाम चल रहे हैं, इसे लेकर के थोड़ा-सा उनके मन में उन्होंने कहा कि थोड़ा संशय है, और अगर थोड़ा कम हुआ तो मैं अपनी होल्डिंग में और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस तो है हर आदमी का। जी हाँ, देखिए दाम अगर आप पूछें, इस आपकी बात से सवाल निकल के आता है कि क्या ये गिरेगा? अगर मैं हाँ। इसको इसको साधारण बात में करूँ। छोटी-मोटी करेक्शन तो आएँगी, पर ये नहीं हो सकता अगर आज $3860 पर है, या भारतीय रुपए की बात करते हैं 1,20,000 के आसपास है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि 80,000 आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। हो सकता है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार की करेक्शन ओह! इसमें आए, वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। मैंने हुँ। आपको याद होगा आप ही के शो के जी। पहले बताया था कि सोने की कीमत में एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट होता है। एक थोड़ा-सा सट्टेबाज़ी का भी इसमें अंश होता है, क्योंकि ये कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया जाता है और हज़ारों किलो रोज़ खरीदा-बेचा जाता है। कॉमेक्स है अमेरिका में, भारत में एमसीएक्स है, उस एक्सचेंज का नाम, जहाँ पर इसकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है। ना ये फिजिकली लिया जाता है, ना ये फिजिकली दिया जाता है। केवल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे जाते हैं। तो उसके उसके कारण जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, अब आपको मैं कल का उदाहरण देता हूँ। कल मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे था, उस समय $3840 था। शाम हाँ। तक 2 घंटे बाद ये $3800 रह गया और रात होते तक फिर ये $3850 क्रॉस कर गया। तो ये जैसे ही 3840 पहुँचा, कुछ निवेशकों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर अप किया, यानी कि बेचा, तो वो हाँ। एकदम से नीचे आया। जैसे ही नीचे आया, जो लोग मौका ढूँढ रहे थे कि हल्का-सा भी नीचे आए तो हम इसमें घुसें, उन्होंने फौरन खरीदा, तो चढ़ा। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि सोने के भाव में जो वोलेटिलिटी है, ये इतनी ज़्यादा उतार-चढ़ाव है, ये इसकी स्पेकुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती है विक्रांत। ये हाँ। ज्वेलर्स के यहाँ जो सोना बिकता है और बार्स एंड कॉइन्स बिकते हैं, वो तो है ही है, पर इससे कई गुना ज़्यादा ये इन कमोडिटी एक्सचेंजेस में कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। सर, ये जो एक चीज़, यानी आपको कोई ऐसा निकट भविष्य में ऐसा नहीं दिख रहा, जो आपने कहा कि जो 1,20,000 का भाव 80,000 या 70,000 या इस तरीके का इतनी तेज़ी से गिरावट, ऐसा कुछ होता हुआ कोई कारण आपको समझ में नहीं आता? अभी फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बाकी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति विक्रांत कब बदलती है। काश मैं ज्योतिषी भी होता और ऐसा ज्योतिषी होता जो कि बिल्कुल सटीक, जिसको कि भविष्य शीशे की तरह साफ दिखता, तो मैं आपको कह सकता था कि रशिया यूक्रेन गले मिल लेंगे, ट्रम्प साहब टैरिफ का राग छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। पर मुझे अभी आर्थिक तौर पर ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोग इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। फोर्सिएबल फ्यूचर, जहां तक मुझे भविष्य दिख सकता है रीजनेबली, वहां तक मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी देखिए, सोने और चांदी का ऐसा कहा जाता है, कभी भी भाव को अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई बैलेंस शीट तो होती नहीं। एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी इतनी सेल है, इतना प्रॉफिट होगा, इतने ऑर्डर बुक इसकी भरी हुई है, ऐसे प्रोमोटर्स हैं। सोने में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए सोने के भाव को कहते हैं कि समझदारी ये है कि प्रेडिक्ट मत करिए। पर अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, मुझे सोना प्रति 10 ग्राम
1.5 लाख रुपए तक भी जाता दिख रहा है और ओह! बहुत दूर नहीं है वो दिन जब ये 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अगर यही माहौल बना रहा, ये हो सकता है बीच में कुछ दिन के लिए रुक जाए और हुँ, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आए। पर अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, देखिए जो हमें दर्शक देख रहे हैं विक्रांत, जी, उनका इंटरेस्ट तो ये सब आप और हम जो बातें कर रहे हैं, ये कारण है जिस कारण से बढ़ रहा है। पर अल्टीमेटली एक पुराना गाना है विक्रांत, पुरानी फ़िल्म का, हाँ, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ? अब हाँ, भाई ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं तो मुझे क्या लेना-देना? ये फेड रेट गिर रहा है तो मुझे क्या लेना-देना? बाल्टिक रीजन में अगर समस्या मुझे लेना-देना तभी है जब मुझे ये बताइए कि मैंने सोने में निवेश करना है कि नहीं करना? नहीं करना। अगर मैंने लिया हुआ है तो मैं बेचूँ कि रखूँ? और अगर मैंने फ्रेश लेना है तो कब मैं घुसूँ? आम निवेशक को तो इसी से मतलब है ना। तो हम मैं उसी पे पिन पॉइंटेड बोलता हूँ कि जब-जब करेक्शन आए, आप थोड़ा-थोड़ा करके लीजिए और लंबे वक़्त के लिए इसको लेके रखिए और बीच में अगर करेक्शन आती है, हाँ, अगर ये 2-4 हज़ार नीचे गिर जाता है, तो एकदम से मैं देखता हूँ यूट्यूब भर जाता है, सोना धड़ाम, सोने पे ये हो गया, सत्य हुई भविष्यवाणी। हाँ, ऐसे-ऐसे आपको टैगलाइन्स मिलेंगे यूट्यूब पे देखने में, बिना इस बात का एनालिसिस किए हुए कि ये स्पेकुलेटिव वजह से ये धीरे बीच में गिर भी सकता है। हाँ, परंतु लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है विक्रांत, हाँ, 2 साल का अगर आप नज़रिया लेके चलें, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सोना आपको अच्छा मुनाफ़ा कमा के देगा। हमारी इक्विटीज़ में, शेयर मार्केट में पिछले 1 साल में लगभग-लगभग निफ्टी की बात करें तो 0 रिटर्न दिया है। हाँ, वो जो हमारी वेनिला एफडीज़ होती हैं, टैक्स कटने के बाद 4-5% रिटर्न देती हैं। हाँ, बेचारे म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट में ही निवेश करते हैं, उनका भी रिटर्न निफ्टी के पीछे-पीछे चलता है। कोई एक आध म्यूचुअल फंड अच्छा परफ़ॉर्म कर जाता है, 8-10% दे जाता है। इस समय कोई भी अच्छा रियल एस्टेट की बात करें, सिवाय आप गुड़गाँव के हाई एंड अपार्टमेंट छोड़ हाँ, दें या कुछ टियर 2, टियर 3 सिटीज़ छोड़ दें, तो रियल एस्टेट में बड़ा पैसा चाहिए होता है, हर किसी के बस की बात हाँ, नहीं होती। मुझे लग रहा है सोना-चांदी एक ऐसा निवेश बन गया है जो कि हर आदमी ले सकता है और अगर आपके पास कम पैसे भी हैं ना, क्योंकि आपने जब अपनी बात शुरू की थी, तो हाँ, आपने कहा था कि आदमी की पहुँच से बाहर हो गया। तो मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप 10 लाख का सोना लीजिए। मैं कहता हूँ आप ईटीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए डीमैट का। उसमें तो आप ₹1000 भी ले सकते हैं। यही खूबसूरती है डी ईटीएफ की। ₹1000 ₹2000 का भी सोना आपके हिस्से में आ जाएगा। आप छोटे से छोटा अमाउंट भी उसमें कर सकते हैं। तो लंबे वक़्त के लिए लीजिए, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। हालाँकि मुझे पता है विक्रांत कि हाँ, ये शॉर्ट टर्म में भी बढ़ रहा है। हाँ, पर फिर भी मैं लंबा वक़्त इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कल को कोई ये गाली ना दे कि हाँ, आपने कहा था 1,20,000 पे लो और ये 1 महीने बाद 1,15,000 पे आ गया। शरद कोहली जी ने हमारा नुकसान करा दिया। हाँ। तो इसलिए मैं ज़ोर देके कह रहा हूँ कि आप लंबे वक़्त के लिए लीजिए, छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को इसको मत देखिए। अरे शरद जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब नवरात्रे आज नवमी भी हो गई है, अब करवा चौथ भी सामने आ रहा है, दिवाली सामने आ रही है। मिडल क्लास बेचारा क्या करे, जिसको अपनी पत्नी को गिफ्ट भी देना है, गहना भी खरीदना है। अब ये सब लोग क्या करें? इनके लिए भी कोई रास्ता आप बता के जाएँगे? बाकी चीज़ें तो आपने बता दी। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर करवा चौथ पे आपकी पत्नी को आप नियमित रूप से मंगलसूत्र या कोई ऐसी चीज़ सोना गिफ्ट करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस व्यक्ति पे ठेस पहुँच रही है कि अब मैं वो नहीं कर पाऊँगा और पत्नी सोचेगी शादी को 15 साल हो गए, आज तक तो देते थे, इस साल पता नहीं क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हुई है। अब आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, ऐसे डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। उनके लिए मैं बढ़िया सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप सोना अपनी पत्नी को पहले तो बैठाइए, उनको बताइए कि देखिए सोना बाहर हो गया है, आपको हार चाहिए, मैं हार ला के दूँगा, परंतु मैं इस बार 9 कैरेट या 14 कैरेट का ला के दूँगा। आप पहनिए, फ़ोटो खिंचवाइए, रील्स बनाइए, उस पे डालिए, पर मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता होगा कि ये 9 कैरेट या 14 कैरेट का है। बाकी का जो पैसा मैंने आपको देना था ना, मैं आपको एक छोटा-सा कॉइन खरीद के दे दूँगा। इस ज्वेलरी में पैसा मत बर्बाद करिए। हाँ, ज्वेलर्स सुन के खुश नहीं होंगे मेरी बात को, मुझे हो सकता है कुछ गालियाँ दें, पर मैं 14 और 9 कैरेट बनाने की अभी भी सलाह दे रहा हूँ, तो क्योंकि हाँ, इसमें मेकिंग चार्जेस वेस्ट होते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो आप कम कैरेटेज का सोना अभी भी अपनी पत्नी को बना के दे सकते हैं, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और इसको कैलकुलेट करने का बड़ा ये जो हम रेट बात कर रहे हैं 24 कैरेट की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 24 से 14 करते हैं तो प्रो राटा उसी हिसाब से आपकी ज्वेलरी भी सस्ती हो जाती है। वो दे के दीजिए, पत्नी को चुपचाप आप समझा दीजिए कि हमारे दिल में आज उतनी जगह है जितनी पहले थी, पर सोना महँगा हो गया है, आपका हार बरकरार रहेगा, कैरेटेज कम हो जाएगी और जब भी मौका मिलेगा, मैं आपको कॉइन या बार खरीद के दे दूँगा, आप लॉकर में चुपचाप रख लीजिएगा। सहेलियों को मत बताइएगा कि ये कितने कैरेट का है, वो पूछें तो कहिएगा ये 24-22 कैरेट का सोना है। हाँ। शरद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू, और आपने अपनी थैंक यू। बातें दी बताई आसान शब्दों में और मैं जानता हूँ कि आज आप बहुत व्यस्त भी हैं, उसके बावजूद आपने समय निकाला।
बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।